हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम विद्युत द्विध्रुव की वजह से उसकी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण हम ऐसा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इस टॉपिक में क्या लेना पड़ेगा? विद्युत द्विध्रुव लेना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें एक निरक्ष लेना पड़ेगा। फिर निरक्ष पर क्या करना पड़ेगा? एक बिंदु लेना पड़ेगा और उस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। तो देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर ए पॉइंट लेते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं? बी पॉइंट लेते हैं। ए पॉइंट पर माइनस क्यू आवेश है और बी पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश है। ये हमारे पास अक्ष हो गई, ये इसका मध्य बिंदु O हो गया और दोनों के जो बीच की दूरी है वो हमारे पास हो गई 2a। यानी यहां से अगर हम पॉइंट लेते हैं तो a दूरी हो गई और यहां से यहां तक लेते हैं तो a हो गई। ये हमने सबसे पहले इस टॉपिक में क्या ले लिया? विद्युत द्विध्रुव ले लिया। अब क्या लेनी है? निरक्ष लेनी है। निरक्ष पर फिर क्या लेना है? बिंदु। तो देखो, निरक्ष क्या होती है? अक्ष को लंबवत विभाजित करने वाली, केंद्र से गुजरने वाली रेखा होती है। तो हम ऊपर भी ले सकते हैं और नीचे भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? ऊपर की ओर ले लेंगे। ये हमने ऊपर की ओर ये हमने क्या किया? ऊपर की ओर एक रेखा ले ली। मैं इसको कुछ इस प्रकार से ले लेता हूं। ये हमने निरक्ष रेखा ले ली और निरक्ष पर हमने क्या ले लिया? ये बिंदु ले लिया P, और इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, आपको पता है जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेनी होती है उस पर हम क्या रखते हैं? परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। हमने इस पर क्या रख दिया? परीक्षण आवेश Q0। अब हमें पता चल गया कि हमें इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए, इसकी वजह से इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस पर तीव्रता निकालनी पड़ेगी और प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर तीव्रता निकालनी पड़ेगी। और फिर आगे हम क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। देखिए, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता हम किसके कारण कर रहे हैं? माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता निकाल रहे हैं। तो देखिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर में K Q अपॉन R स्क्वायर होता है। तो देखिए क्या होगा? मान लीजिए माइनस क्यू आवेश के कारण इस पर जो तीव्रता आती है उसे E1 के नाम से जानते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? E1 क्या लिखेंगे? E1 बराबर में K को क्या क्या लिखेंगे? K लिखेंगे और Q जो आवेश है इसकी जगह क्या लिखेंगे? माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू। और नीचे हमें क्या चाहिए? बीच की दूरी। तो ये किस किस के बीच की दूरी चाहिए? हमें इसके और इसके बीच की दूरी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ये हमें ये और ये दूरी चाहिए। देखिए, ये हमने A ले रखा है और यहां से और यहां तक ये क्या है? R दूरी है। जब हमारे पास ये और ये दोनों दूरी है तो हम ये वाली दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर में
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, करंट क्या है पी ए स्क्वायर, आधार क्या है ए का स्क्वायर प्लस लंब क्या है आर। ठीक है, तो हमें इसका स्क्वायर चाहिए या सिर्फ ये दूरी चाहिए, हमें सिर्फ ये दूरी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पी ए बराबर में इसका स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये जो मान है यहां पर हम लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये मान हमारे पास मिल गया। देखिए यहां पर फॉर्मूला में आपको दिख रहा होगा, इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, यहां इसकी जगह ये जो मान है इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो देखिए स्क्वायर अगर इसका हम करेंगे तो इसका क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा। तो रूट हटेगा तो हम इस क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई, समीकरण 1। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अगर हम इसमें दिशा बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। आपको पता है कि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, अंदर की ओर। तो यहां से अंदर की ओर हम ऐसे दर्शा सकते हैं इसको। ठीक है, तो इधर पी से ए की ओर, तो यहां लिख भी सकते हैं पी से ए की ओर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता निकाल ली, ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता निकालेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता निकालेंगे ठीक उसी प्रकार से, तथा प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता। तो पी पर जो तीव्रता है वो क्या आएगी बताइए, हम लिखेंगे E2 बराबर में वही फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाला। तो क्या है, के का के आ जाएगा, फिर आवेश कौन सा आएगा, धन आवेश। तो यहां पर क्यू लिखेंगे, नीचे हमें क्या चाहिए, दोनों के बीच की दूरी। तो देखिए यानी ये वाली दूरी चाहिए आपको। अगर इसको भी देखें तो ये भी दूरी ए है और ये भी क्या है आर। अगर हम इसको निकालेंगे, ये वाला जो निकालेंगे वो भी हम पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय में वही मान आ जाएगा। तो हम ये मान हमारा क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां मान हम रखेंगे, तो ये जो यहां मान रखेंगे तो ये जो मान है इसका रूट हट जाएगा। तो रूट हटेगा तो हम इसे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये कितनी होगी, समीकरण 2। और इसकी दिशा कहां से कहां होगी, धनावेश के कारण बाहर की ओर होती है। हम ऐसा लिख सकते हैं बी से पी की ओर। अब स्टूडेंट देखिए, अगर हम यहां पर मान साधारण तरीके से ले रहे हैं और यहां पर परिमाण ले रहे हैं, तो हमें यहां पर ये माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यहां पर क्या करने की जरूरत नहीं है, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ इसका परिमाण ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो यहां पर अब अगर मान लीजिए आप दिशा सहित ले रहे हैं तो आपको एकांक सदिश भी लगाना पड़ेगा। तो कौन से भी तरीके से आप कर सकते हैं, जो इजी लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूं अभी के लिए, यहां माइनस लगा के रखूंगा। तो यहां पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एकांक सदिश लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या लगा दूंगा, पी कैप। ठीक है, और यहां पर भी मैं ऐसे ही कर रहा हूं, इस पे मैं वेक्टर लगा के रखूंगा और यहां पर भी मैं क्या लगा दूंगा, पी कैप। तो स्टूडेंट अभी तक हमने क्या क्या निकाल लिया, अभी तक हमने क्या क्या निकाल लिया, माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता और प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता निकाल ली। अब जनरल क्वेश्चन अगर हमारा होता है तो उसमें हमें क्या कर देना चाहिए, इन दोनों को जोड़ देना चाहिए। लेकिन ये जो बिंदु पी है, इस पर जो तीव्रता उत्पन्न होती है वो किसकी वजह से होती है वो देख लो। साथ ही इन दो समीकरण में हमें एक बात और पता चल रही है कि इन दोनों का जो परिमाण है, यानी मैं लिख सकता हूं अतः समीकरण 1 व 2 से आपको एक बात पता चल रही है। क्या पता चल रही है कि E1 वेक्टर मोड और E2 वेक्टर मोड दोनों क्या है, बराबर है। किसके बराबर है,
के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। ये आपको स्पष्ट पता होना चाहिए। अब देखिए, जनरल अगर हमारे पास डेरिवेशन होती है तो उसको हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को क्या कर देते, जोड़ देते, इन दोनों को क्या कर देते, जोड़ देते, इनका सदिश योगफल कर देते और आगे क्वेश्चन को हम सोल्व कर देते। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते। इसमें ऐसा क्यों नहीं कर सकते वो ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए, माइनस क्यू आवेश के कारण इस पर जो तीव्रता उत्पन्न होती है, माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है उसको मैंने मान रखा है E1, और प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है मैंने मान रखा है उसको E2। देखो, E1 के भी दो घटक हो सकते हैं, E1 साइन थीटा और E1 कोस थीटा। और ऐसे ही इसके भी कितने घटक हो सकते हैं, दो घटक हो सकते हैं। कौन कौन सा, E2 साइन थीटा और E2 कोस थीटा। अगर मान लीजिए यहां पर तीव्रता के घटक नहीं बनते तो हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ करके, पहली और दूसरी इक्वेशन को जोड़ करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर देते। लेकिन यहां पर जो तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो पूरे घटक, पूरे की वजह से नहीं हो रही, उनके कुछ हिस्से हैं घटक। हमें यह पता करना पड़ेगा कि कौन से घटक की वजह से यहां पर तीव्रता उत्पन्न हो रही है, उसी घटक को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, अब ध्यान दीजिए, ये कौन से घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक है, और ये कौन से घटक है, क्षैतिज घटक है। अब यहां पर पहले घटक बांटेंगे। तो देखिए, ऊर्ध्वाधर हमेशा ऊपर की ओर, तो पहले हम देखते हैं यहां पे, पहले हम इन दोनों के ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे। तो देखिए, माइनस क्यू आवेश के कारण जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो कहां आ सकता है, इसकी डायरेक्शन कहां होगी, ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब या तो ऊपर जा सकता है या कहां आ सकता है, नीचे जा सकता है। तो अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये कैसे डिसाइड करेंगे। देखो, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होता है, माइनस क्यू आवेश के कारण दिशा नीचे की ओर होगी, अंदर की ओर होगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर नीचे की ओर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। हम क्या करेंगे, नीचे की ओर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो डायरेक्शन है नीचे की ओर रिप्रेजेंट करेंगे। और यहां पर क्या लिख देंगे, E1 साइन थीटा। क्या लिख देंगे, E1 साइन थीटा। अब प्लस क्यू आवेश के कारण जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो देख लेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो कहां ले जाएंगे, ऊपर की ओर। क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा। क्यों, क्योंकि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होती है, बाहर की ओर होती है। ठीक है, अब दोनों के ऊर्ध्वाधर घटक हो गए, अब दोनों के क्या हो गए, ऊर्ध्वाधर घटक हो गए। अब दोनों के क्या लेंगे, क्षैतिज घटक। अब क्षैतिज घटक कैसे हो सकता है, या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि इधर आएगा कि इधर आएगा। तो इसको पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए वही तरीका, माइनस क्यू आवेश के कारण कहां आएगा, अंदर की ओर। तो अंदर की ओर कैसे लेंगे, ऐसे। तो क्या लिखेंगे इसे, E1 cos थीटा। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, प्लस क्यू आवेश का क्षैतिज घटक। तो या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। तो देखो, प्लस आवेश के कारण हमसे विद्युत बल रेखा कहां जाएगी, दूर जाएगी। तो इस प्लस क्यू आवेश से दूर कहां हो सकता है, इधर की ओर। तो हम इसे क्या लेंगे, E2 cos थीटा। अब देखिए, पहली और दूसरे समीकरण से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि इन सभी का परिमाण बराबर है। यानी यहां पर देखिए, इन दोनों का समीकरण 3 में भी आपको लिखा है मैंने कि दोनों का परिमाण क्या है भाई, बराबर है। अब परिमाण बराबर है तो देखिए, इसका और इसका परिमाण बराबर है, लेकिन आप स्पष्ट देख पा रहे हैं दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। परिमाण बराबर, दिशा विपरीत है, तो यहां पर जो Q0 है इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इन दोनों की वजह से। तो ये क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। यानी तीव्रता के जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो खत्म हो जाएंगे। तो कौन से घटक है, ये देखो, इनका परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशा क्या है, एक समान है, तो ये खत्म नहीं होंगे। यानी यहां बिंदु P पर जो तीव्रता उत्पन्न होगी, बिंदु P पर जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो किसकी वजह से होगी, इनके माइनस क्यू और प्लस क्यू के
कारण जो इस पर तीव्रता उत्पन्न होती है उनके क्षैतिज घटक के कारण तीव्रता उत्पन्न होगी। तो यहां पर हम सिर्फ किसको जोड़ेंगे, माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता है उनके सिर्फ और सिर्फ क्षैतिज घटकों को जोड़ेंगे पी पर तीव्रता निकालने के लिए। तो हम ऐसा ही करेंगे। तो देखिए मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा। देखिए क्या लिखूंगा मैं, आता है P पर परिणामी तीव्रता। तो P पर परिणामी तीव्रता क्या आएगी स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, E वेक्टर बराबर में इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और यहां पर एकांक सदिश लेंगे। तो देखो एकांक सदिश जैसे ले रहे हैं हम तीव्रता, द्विध्रुव जो आघूर्ण है उसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर इधर हो रही है, ध्यान रखना। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से कहां हो रही है, धनावेश की ओर, यानी इधर जा रही है। और यहां पर जो तीव्रता उत्पन्न हो रही है उसकी दिशा कहां है, इधर। तो इसमें आप एक बात ये भी बता सकते हैं कि परिणामी तीव्रता की जो दिशा होगी वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की क्या होगी, विपरीत होगी। इसलिए यहां पर आप क्या लेंगे, माइनस पी कैप, एकांक सदिश दिशा दर्शाने के लिए इसे ले रहे हैं। यहां पर नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर हम मोड ले लेंगे। अगर यहां पर माइनस नहीं तो यहां पर मोड ले लेंगे। तो आप देखिए आप क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, अब आपको एक अच्छे से बात पता है कि E1 और E2 जो दोनों की तीव्रता एक समान है। चूंकि आपको एक बात पता है कि E1 वेक्टर मोड बराबर क्या है भाई, E2 वेक्टर मोड, यानी E1 वेक्टर और E2 वेक्टर एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों का परिमाण बराबर है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अपनी सुविधा के हिसाब से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं E1 को भी क्या लिखूंगा, E2 cos थीटा प्लस, और E2 को मैं क्या लिखूंगा, E2 ही लिखूंगा, E2 cos थीटा, क्योंकि मैंने चेंज कर लिया। अब यहां पर क्या हुआ, तो E2 और E2 कितनी बार हो गए, 2 बार। तो मैं इसे जोड़ूंगा तो क्या लिखूंगा, E वेक्टर बराबर में, ध्यान देना, 2E2 cos थीटा। अब देखिए ये मेरे पास समीकरण कितनी हो गई, अभी तक मेरे पास समीकरण कौन कौन सी आ गई थी, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं इसको मान रहा हूं समीकरण 4, इसको क्या मान रहा हूं, समीकरण 4। अब समीकरण 4 में मैं क्या करूंगा, समीकरण 4 में मैं E2 का मान रखूंगा, किसका मान रखूंगा, E2 का। और E2 का मान मैं पहले निकाल चुका हूं, कहां पे निकाल चुका हूं मैं, ये निकाल चुका हूं। देखिए समीकरण 2 में KQ/A² प्लस R² या पी कैप के हिसाब से ये मैं निकालूंगा। यहाँ पे सिर्फ मैं इसका परिमाण ले रहा हूं यहाँ पे, इसलिए तो मैं क्या लिखूंगा, E वेक्टर बराबर में क्या लिखूंगा, 2, ठीक है, और E2 का मान क्या है, ये रहा, क्या है, KQ/A² प्लस R²। तो क्या लिखूंगा, KQ/A² प्लस R²। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे क्या है, 2 का 2 आ गया, इसकी जगह मान आ गया, और ये क्या आ गया, cos थीटा, और यहां पर माइनस। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये जो cos थीटा हमारे पास आया हुआ है, इस cos थीटा का हम क्या करेंगे, इस cos थीटा, अभी इसको मैं मान लेता हूं समीकरण 5। अब आपके सामने एक समस्या और आ गई कि आपको इसको सोल्व तो करना है, लेकिन अभी किसका मान और निकालना है, cos थीटा का मान और निकालना है। किसका मान निकालना है स्टूडेंट्स, cos थीटा का। तो cos थीटा का मान भी जिस प्रकार से इस त्रिभुज से निकाला था, ये जो डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहा है इसी से मैं निकाल लूंगा। देखिए देखिए चित्र में आप देख पा रहे होंगे, मैं कोई भी एक त्रिभुज ले लेता हूं, चाहे इधर वाला ले लूं चाहे इधर वाला ले लूं। तो मैं इसको इधर वाला ले लेता हूं, त्रिभुज AOP से। अब मुझे जैसे तैसे करके किसका मान निकालना है, cos थीटा का। तुम्हारे को एक बात पता है भाई, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा बराबर में आधार बटा कर्ण।
अब ये जो त्रिभुज मैंने लिया है, त्रिभुज AOP, इसमें cos थीटा का सूत्र आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या हो गया, a हो गया, और कर्ण क्या हो गया, रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, इसलिए cos थीटा बराबर में क्या हुआ, a बटा रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, आधी घात लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहां से रूट हटा करके मैं इस पर क्या लगा दूंगा, ऐसे करके 1/2 घात लगा दूंगा, और ये समीकरण मैंने कितनी मान ली, 6 मान ली। कितनी समीकरण मान ली, 6। तो ये समीकरण 6 का मान समीकरण 6 में हमारे पास किसका मान आ गया, कोस थीटा का मान आ गया। किसका मान आ गया, कोस थीटा का। ये कोस थीटा का मान उठा करके मैं किस में रख दूंगा, समीकरण 5 में। यहां पर स्पष्ट देखिए, किस में रख दूंगा, समीकरण 5 में। तो देखिए हमारे पास क्या होगा, ई वेक्टर का ई वेक्टर आएगा, 2 का 2 आएगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एज इट इज आएगा, और फिर इस कोस थीटा की जगह ये आ जाएगा। तो मैं अब क्या लिखूंगा, समीकरण 5 में समीकरण 6 का मान रखने पर। देखिए अब मैं इस डायग्राम को हटा लेता हूं, या फिर इधर से हटा देता हूं मैं। देखिए अब आप, तो क्या होगा, अतः समीकरण 5 में समीकरण 6 का मान रखने पर, अतः समीकरण 5 में समीकरण 6 का मान रखने पर, समीकरण 5 में किसका मान रखने पर, समीकरण 6 का। समीकरण 5 में समीकरण 6 का मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ई वेक्टर बराबर में 2kq अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया। अब ये क्या है, कोस थीटा। कोस थीटा का मान क्या है, ए बटा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए बटा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी, 1/2, और ये मैंने लगा दिया। देखो कई बार बच्चों को क्या होता है, इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम हो जाती है, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन लगता है। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर इन सब चीज़ों को लेकर के नहीं चलना है तो फिर आप क्या कर सकते हो, इस पे मापांक लगा देना, और ये माइनस प्लस या फिर ये जो दिशा है, इन सब चीज़ों को आप छोड़ सकते हो। अब देखिए ई वेक्टर बराबर में क्या हुआ, 2k, अब मैं 2 को पीछे भी लिख सकता हूं, k q 2a, k q 2a, ठीक है। अब नीचे देखिए आधार समान है तो घाते जोड़ सकता हूं मैं, तो क्या लिखूंगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहां पर कितनी पावर है, 1, यहां पर कितनी पावर है, 1/2, 1 प्लस 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, 3/2। अब देखिए आपको स्पष्ट यहां पर पता लग जाएगा, दो चीजें मान सकते हो। एक तो देखो, चूंकि आपको पता है, एक ये भी लिख देता हूं मैं, देखिए p वेक्टर बराबर में क्या होता है, q2a वेक्टर होता है ना। तो ये मेरे पास जो दिख रहा है, इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, p वेक्टर आ जाएगा। इसके अलावा हम मान सकते हैं, माना जो r दूरी है निरक्ष रेखा पर, वो कितनी भी ले सकते हैं, और a जो दूरी है, यानी -q और +q आवेशों के बीच की जो दूरी है, जो विद्युत दूरी, वो बहुत छोटी होती है। तो कहेंगे माना जो है r बहुत बड़ा है, किससे, a से, इसलिए आर स्क्वायर और भी बड़ा होगा किससे, ए स्क्वायर से। तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो हम इस ए स्क्वायर को छोड़ देंगे, तो देखो क्या लिखेंगे, ई वेक्टर बराबर में क्या लिखा मैंने, के, इसकी जगह क्या लिखूंगा, पी वेक्टर, और नीचे क्या लिखूंगा बताना, यहां इसको छोड़ दूं, सॉरी ए स्क्वायर को छोड़ दूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, आर स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी, 3/2, और यहां पर क्या आ गया, -p कैप। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या लिखूंगा मैं, ई वेक्टर बराबर में के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब -p कैप। चूंकि ये एकांक सदिश है, तो उस आधार पर अगर हम देखें तो माइनस इधर लेंगे, यानी ये आपको सिर्फ इतना बता रहा है
कि यहां पर जो दिशा आ रही है, द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा आती है, वो दिशा विद्युत क्षेत्र की, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कैसे आती है, विपरीत आती है। अगर इसको मैग्नीट्यूड के हिसाब से लेंगे, अगर मैं ऐसे लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, KP अपॉन आर क्यूब। क्या लिख सकता हूं मैं, KP अपॉन आर क्यूब। ये चीजें हमारे पास हुई हैं, हमने -q के कारण तीव्रता निकाली है और इस हिसाब से हमने देखा है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पर ये जो आपने किया है, देखिए वहां पर हमारे पास ये मिला है, E वेक्टर बराबर में नीचे KP अपॉन आर क्यूब। अब देखिए इसका मतलब क्या है, E वेक्टर क्रॉस ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दो चीजें अपने को ध्यान देखनी है। एक आपके पास इसमें लास्ट में ये भी मिला है कि ये जो आपने निरक्ष पर तीव्रता निकाली है, निरक्ष, ये अक्ष पर जो तीव्रता आपने प्राप्त की थी उसकी आधी है। निरक्ष पर जो तीव्रता प्राप्त हुई है वो अक्ष की क्या है, आधी है। यानी आपको क्वेश्चन के अंदर यही क्वेश्चन देने के साथ साथ में आपको ये भी दिया जा सकता है और फिर पूछा जा सकता है। दूसरा आपके पास क्या है, इस दो को इधर लाओगे तो क्या लिखोगे, E वेक्टर अक्ष बराबर में 2 और ये क्या लिख सकते हैं, निरक्ष। यानी निरक्ष पर तीव्रता जो है उसको दुगना कर दिया जाए तो कहां पर तीव्रता प्राप्त हो जाएगी, अक्ष पर, और अक्ष को आधा कर दिया, अक्ष की तीव्रता को आधा कर दिया जाए तो कहां पर प्राप्त हो जाएगी, निरक्ष पर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कोशिश कीजिए, और मेरे जो नोट्स राइटिंग है उनको आप ले सकते हैं और उनकी हेल्प से और भी मदद कर सकते हैं।